लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ। और जब हम गुज़श्ता वीडियो में फ़ोर्स और मास के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह का रिलेशन शो करता है फ़ोर्स और मास के लिए। और वो जो कंक्लूजन था वो ये वाला था कि जो एक्सेलरेशन है वो अप्लाइड फ़ोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि जो ऑब्जेक्ट की मास होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट वीडियो में जब हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था तो हमने इस कंक्लूजन को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन एक्चुअली ये न्यूटन का दूसरा लॉ है। और अब अगर हम इस लॉ को एक्सप्लिसिटली इसकी फॉर्म में लिखें तो ये लॉ कुछ इस तरह बनता है कि समेशन एफ इक्वल्स mass टाइम्स एक्सेलरेशन। इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो साइन है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज सम। और जो दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास वो ये वाली क्वांटिटी है जो एफ है, और ये फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जब ये समेशन का साइन किसी क्वांटिटी के साथ लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि उस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब का हम सम ले रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि समेशन का साइन फोर्स के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उनका हम सम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, कंबाइंड फोर्स भी कहते हैं, या सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी कहते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास जो एम है ये मास है, और ये उस ऑब्जेक्ट का मास होता है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं। और ये जो ए है ये एक्सेलरेशन है। ये वो एक्सेलरेशन है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी मास m है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई फोर्स F लगाते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो a होता है। और फोर्स मास और एक्सेलरेशन के दरमियान ये वाली जो इक्वेशन है या ये वाला जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई होता है। और इसी रिलेशन को आप न्यूटन्स का दूसरा कानून कहते हैं। इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम गौर करें तो ये फोर्स के ऊपर मैंने लाइन लगाई है जो इसकी वेक्टोरियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सेलरेशन के ऊपर वो वेक्टर लाइन लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे याद रखें मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, और जिसका मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस किसी सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं उन सब का सम, और वो जो सम है वो नेट फोर्स कहलाता है। और जो ऑब्जेक्ट है ये जिसकी मास m है और जिसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है, ये जो एक्सेलरेशन a है ये नेट फोर्स का रिजल्ट है। अगर किसी जिस्म के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास कुछ नेट फोर्स होगी। मैं भी इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा तो फिर ये बात और वाज़ेह हो जाएगी। ये हमारे पास पहला पॉइंट कह लें था न्यूटन के दूसरे लॉ के रिलेटेड। जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि अगर हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो हो, इफ़ समेशन एफ इक्वल ज़ीरो, तो फिर हमारे पास जो नतीजा आता है इस इक्वेशन से वो क्या आता है, एम टाइम्स ए इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, यही नतीजा निकलता है हमारे पास इस इक्वेशन से। और m और a हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनमें से एक क्वांटिटी लाजमी तौर पे ज़ीरो होगी। अब ऑब्जेक्ट की मास हमें पता है कि वो नॉन ज़ीरो है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट जो लिया है उसकी कुछ मास है, हमने इसको पहले ही फ़र्ज़ किया। तो इसका मतलब है अगर मास नॉन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास जो नतीजा निकलता है वो ये है कि a इक्वल्स ज़ीरो। तो ये हमारे पास यहाँ से नतीजा निकला है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ए ज़ीरो है, और अगर ए ज़ीरो हो
एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो फिर हम वेलोसिटी के क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वेलोसिटी के हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो पहला कंक्लूजन हम वेलोसिटी के लिए निकाल सकते हैं वो ये है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, और जो दूसरा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये है कि जो v है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख लें कि ये यूनिफॉर्म है। तो ये दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, लेकिन यही दो कंक्लूजन ही तो हमारे जो फर्स्ट लॉ था उसकी स्टेटमेंट थे। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर हो तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा। और ये बिल्कुल हमारे पास वही कंडीशन आ गई है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर मौजूद है। यानी उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर मौजूद है, तो फिर हमें फर्स्ट लॉ को सेपरेट से पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्या हम सिर्फ सेकंड लॉ ही लिख दें तो वो काफ़ी नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि आल्दो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ के अंदर मौजूद है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें इनर्शियल फ्रेम्स देता है। आपको याद होगा कि जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तो हमने इनर्शियल फ्रेम्स को प्योरली फर्स्ट लॉ से अखज़ किया था। और कैसे अखज़ किया था? हमने ये कहा था कि जब भी हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स इनर्शियल फ्रेम्स में होंगे, यानी ऐसे फ्रेम्स में जो रेस्ट के ऊपर हों या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हों, तो वो एक्सेलरेशन की सेम मेजरमेंट करेंगे। और मैंने इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। और अगर उनमें से एक ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम में है और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो फिर जो एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करते हैं वो मुख्तलिफ आती है। और साथ कंडीशन ये थी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हैं वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड होते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो हमें इनर्शियल फ्रेम्स देता है, और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स ना हो तो हम ये सेकंड लॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते। एंड दिस मेक्स इट व्हाई वी नीड फर्स्ट लॉ एज एन इंडिपेंडेंट लॉ, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होता है, और इनर्शियल फ्रेम्स हमारे पास पास फर्स्ट लॉ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं, उनका क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसकी जो भी इक्वेशंस हैं या उसमें जो भी हम सिस्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनको बयान करने के लिए हमें ये दोनों लॉज इंडिपेंडेंटली चाहिए। और यही वजह है कि जो फर्स्ट लॉ है उसको फर्स्ट कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें इनर्शियल फ्रेम्स देता है और उन इनर्शियल फ्रेम्स में हम सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो ये जो सेकंड लॉ है ये इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होता है, ना कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। और इसलिए हमें ये दोनों लॉज इंडिपेंडेंटली चाहिए। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से, वो ये है कि ये जो समेशन एफ इक्वल्स एम ए है, एम टाइम्स ए, ये एक वेक्टर इक्वेशन है। ये हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन है। और वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हम थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो ये जो एक इक्वेशन है ये दरअसल हमें तीन इक्वेशंस दे रही हैं, तीन एक्सेस के अलावा। जो एक्स एक्सेस के नाम होगी उसको हम कहेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम टाइम्स ए एक्स। जो वाई एक्सिस के नाम होगी उसको हम कहेंगे समेशन एफ वाई टाइम्स एम टाइम्स ए वाई। और जो जेड एक्सिस के नाम होगी उसको हम कहेंगे समेशन एफ जेड टाइम्स एम एंड ए जेड। जो पहली इक्वेशन है इनमें से ये हमें बता रही है कि sum of all x directed forces is equal to mass of the object times the net acceleration produced in that mass।
इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है वो बताती है कि जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं उन सब की वजह से जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और सेम इज फॉर जेड एक्सिस। एक और इम्पोर्टेंट बात ये जहाँ पे है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से वो इन जनरल तीनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, और फिर उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं जो सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो फोर्स उसके अंदर एक्सेलरेशन सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैदा करेगी। एक्स और जेड एक्सिस जो हैं वो अनचेंज रहेंगे, उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और यही वजह है कि हम वेक्टर इक्वेशंस को ऐसे इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, और ये हमें यहाँ से ये भी बताती हैं कि जब हम ये सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम इन इक्वेशंस को, इन तीन इक्वेशन, इस इक्वेशन को, ये जो न्यूटन की लॉ की जनरल इक्वेशन है जो वेक्टर इक्वेशन है, इसको हम इन तीन इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं हर एक्सेस के अलॉन्ग इस इक्वेशन को, ठीक है, और फिर जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए हम सॉल्व करते हैं। और फर्दर एक और बात कि ये जो समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एफ जेड हैं, ये सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड डायरेक्टेड फोर्सेस है, जिसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाली फोर्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाली फोर्सेस। जो फोर्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेंगी वो पॉजिटिव, और जो फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेंगी वो नेगेटिव होंगी। यानी हमने जब आप फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको नेगेटिव साइन की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो वेक्टर नोटेशन के अंदर मौजूद होता है। लेकिन जब आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जब आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस तरह है कि ये पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है, तो वो तमाम फोर्सेस जो इस डायरेक्शन में लगेंगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेंगी, यानी जो एफ एक्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगी वो माइनस एफ एक्स होंगी। तो आपने ये नेगेटिव साइन का ख्याल जो है इनमें रखना होता है खुद से जब आप कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये भी इस तरह नेगेटिव वाई। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ से हम नोट कर सकते हैं इस इक्वेशन के रिलेटेड, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन फिजिक्स के अंदर जो आप लिखते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है इसकी डायमेंशंस सही हैं, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है और राइट हैंड साइड पे मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, तो हम ये शो कर सकते हैं कि इनकी जो डायमेंशंस हैं वो सही हैं। लेट मी डू इट फॉर यू। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है डायमेंशनैलिटी ऑफ इक्वेशन। जो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स, और फोर्स की डायमेंशंस हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाली थी, ये किसके इक्वल होती हैं, मैस टाइम्स लेंथ टाइम्स टी माइनस टू। और अब आप राइट हैंड साइड पे चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन के मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, और जो मैस है उसकी डायमेंशंस m होती हैं और जो एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, एल टी पावर माइनस वन। तो जो मैस है इसकी डायमेंशंस होती हैं हमारे पास कैपिटल M, और जो A है इसकी डायमेंशंस होती हैं एल टी पावर माइनस टू। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एम ए का जो प्रोडक्ट है उसकी वही डायमेंशंस हैं जो फोर्स की डायमेंशन है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। और फाइनली एक पॉइंट, और वो इसके यूनिट्स के रिलेटेड है कि हमारे पास यहाँ से जो फोर्स के यूनिट्स आते हैं वो कौन से आते हैं। सो दिस इज फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज यूनिट्स। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो फोर्स F इक्वल्स एम ए, मैं इसको अब ऐसे ही जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिख रहा। तो जो मैस के यूनिट होते हैं वो होते हैं हमारे पास किलोग्राम्स। लेट मी चेंज कलर।
और जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स के यूनिट्स आते हैं वो आते हैं किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इनको हम कहते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन जो है ये एक ड्राइव्ड यूनिट है जो आइज़ैक न्यूटन ऑफ कोर्स के ऑनर में इसको दिया गया है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से आप न्यूटन को डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मैस के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ये जो यूनिट्स हैं ये एस आई यूनिट्स हैं, ये वाले जो यूनिट्स हैं ये एस आई यूनिट्स हैं। इसी तरह एक और सिस्टम भी है जिसको हम सी जी एस सिस्टम कहते हैं। लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर। सो दिस इज एस आई यूनिट्स एंड देन वी हैव सी जी एस। सी जी एस, और अगर आप सी जी एस को देखें तो ये जो नाम है ये एक्चुअली यूनिट्स की बेस पे ही रखा गया है। सी इसमें सेंटीमीटर है, जी ग्राम्स है, और एस जो है वो सेकंड है। तो सी जी एस जो है ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूनिट है। सिमिलरली जो एस आई यूनिट होता है इसको आप एम के एस यूनिट भी कहते हैं। इसको कहते हैं एम के एस, जिसमें एम जो है ये मीटर को रिप्रेजेंट करता है, के किलोग्राम को, और एस सेकंड को। ठीक है, तो सी जी एस यूनिट में हमारे पास जो फोर्स के यूनिट्स आएंगे वो सिंपली हम क्या करते हैं, जो ये एस आई यूनिट्स हैं इनको हम सी जी एस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इसी इसी इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के अगर मैं सी जी एस यूनिट्स लिखूं तो वो बनेंगे हमारे पास। अब मैस को हमने किस में मेजर करना है, ग्राम्स में, और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर करना है, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये सी जी एस यूनिट्स हैं फोर्स के, और इसको कहते हैं डाइन। इसको नाम दिया जाता है 1 डाइन का, डी वाई एन ई। और यहाँ से आप डाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 डाइन जो है वो फोर्स है जो 1 ग्राम मैस के ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। और अगर आप इन दोनों रिलेशंस को देखें, इसको और इसको, तो हमें पता चलता है कि जो डाइन है वो न्यूटन के मुकाबले में बहुत छोटा यूनिट है, और इनके दरमियान आप इजीली रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। सिंपली आप इस इक्वेशन में ग्राम सेंटीमीटर को, ग्राम और सेंटीमीटर को किलोग्राम्स और मीटर्स में कन्वर्ट कर दें। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम जो है वो क्या होता है, 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1000 के, मल्टीप्लाइड बाई जो सेंटीमीटर होता है वो होता है 1 मीटर डिवाइड बाई 100 के, डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/100,000 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये बराबर थी 1 डाइन के। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन ये आता है कि 1 डाइन जो है वो किसके इक्वल है, 10⁻⁻⁵ किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ये है ये न्यूटन है, तो जो 1 डाइन है वो 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर है, या 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर है। तो जो 1 न्यूटन है वो 1 डाइन से 1 लाख गुना बड़ा होता है। तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ के रिलेटेड कुछ बातें हो गई, लेकिन आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और आप जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स में, मेजॉरिटी नहीं बल्कि सारे प्रॉब्लम्स में ही न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ हो रहा होता है। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के भी कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, और फिर उन स्टेप्स को यूज़ करते हुए मैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। जो पहला पॉइंट है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का न्यूटन के दूसरे कानून को यूज़ करते हुए, वो ये है कि आप कोई इनर्शियल फ्रेम चूज़ करें और उसमें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें। चूज़ इनर्शियल फ्रेम, चूज़ इनर्शियल
frame and define your coordinate system। ठीक है। और अगर आप गौर करें तो मैंने कहा है कि चूज इनर्शियल फ्रेम एंड डिफाइन योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद डिफाइन करना है। ठीक है। और ये आपकी फ्रीडम है कि आप किस तरह अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। जो यूजुअल कन्वेंशन है जो बुक्स में आप लोग देखते हैं वो ये है कि हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो टुवर्ड्स राइट होता है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। सिमिलरली जो पॉजिटिव वाई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और जो नेगेटिव वाई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है। एक दफ़ा आपने ये चूज़ कर लिया और ये आपकी चॉइस है, आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक दफ़ा आपने ये चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपने जो भी फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही होंगी, जिनको हम एफ एक्स कहते हैं, वो सारी आप पॉजिटिव लेंगे। और सिमिलरली जो फोर्सेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही होंगी वो सारी आप नेगेटिव लेंगे। और ये वही बात है जो अभी मैंने ऊपर भी की थी जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को लिखा था। तो ये देखें, मैंने आपको कहा था कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको इस तरह डिफाइन करना है कि जो फोर्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हों वो सारी पॉजिटिव होंगी और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हों वो सारी की सारी जो है वो नेगेटिव होंगी। तो ये पहला पॉइंट है न्यूटन्स लॉ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। और फ्री बॉडी डायग्राम में आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपके पास, चाहे वो जितना बड़ा भी है, जितना भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये आपका प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और लेट मी रिप्रेजेंट this object with this point. This is a pretty big point, but let's use it to represent our object. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कार, ट्रक या कोई चीज़ भी हो सकती है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि आपने इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है और फिर इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको शो करना है, जिसका मतलब है कि वो फोर्सेस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही हों और वो फोर्सेस जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही हों। मैंने इनको नाम एफ़ और एफ़ प्राइम दे दिए हैं जो मुख्तलिफ हैं, जो सिर्फ हमें ये बताएंगे कि जो टुवर्ड्स राइट फोर्स एफ़ लग रही है उसकी वैल्यू मुख्तलिफ है उस फोर्स से जो एफ़ प्राइम है और लेफ़्ट की जानब लग रही है। और सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन जनरल ये रूल है। तो पहला स्टेप कि आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है। दूसरे स्टेप में उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करनी है और उसके ऊपर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है जो भी उसके ऊपर लग रही हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने जब आप देखेंगे प्रॉब्लम्स में या रियल लाइफ में, मिसाल के तौर पे आप जब किसी चीज़ को धकेलते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये है कि आपने सारी फोर्सेस को एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना है। सही है। मिसाल के तौर पे चलिए मैं पहले इसको लिखता हूँ। जो तीसरा स्टेप है वो है रिप्रेजेंट फोर्सेस बाय, आपको शायद म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, इस पियानो विच माय रूममेट इज़ प्लेइंग, सो लेट्स एंजॉय इट। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने सारी फोर्सेस को जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होता है उनको रिप्रेजेंट करना है एक्सप्लिसिटली। रिप्रेजेंट फोर्सेस एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली exerted by objects on each other।
ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एफ ए बी जो है, ये वो फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है जो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है। तो ये वाली जो फोर्स है ये बता रही है फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ए। ठीक है, और सिमिलरली आप देखेंगे कि एक ही प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस लगा रहे होते हैं, तो हम हर फोर्स को एक्सप्लिसिटली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। या अगर आप नहीं भी करते तो कम से कम आपके माइंड में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इस तरह लिखने से या इस तरह करने से गलती करने का जो इम्कान होता है वो कम हो जाता है। और फाइनली चौथे पॉइंट में हम यूँ करेंगे कि जितनी भी फोर्सेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रही हैं उन सब को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, जो अगेन जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि समेशन एफ जो है वो एम टाइम्स ए के बराबर होता है। और इसका मतलब है हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम ए एक्स, समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए वाई एंड समेशन एफ जेड इक्वल्स एम ए जेड। तो आपने फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में लिखना है, और फिर इस कंपोनेंट के अलावा जो फोर्सेस लग रही हैं यानी वो सारी फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के नाम लग रही हैं उनको सेपरेटली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, और वो फोर्सेस जो वाई एक्सिस के नाम लग रही हो उनको सेपरेटली सॉल्व करना है। सिमिलरली फॉर द जेड एक्सिस आपने हमेशा ही फोर्सेस को सेपरेट करना है उनके कंपोनेंट्स में। जो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं यानी एक्स एक्सिस के अलावा लग रही हैं, एक्स एक्सिस से मुराद पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस, आपने उनको अलहदा सम करना है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वाई एक्सिस की तरफ तो वो उसके सिर्फ वाई एक्सिस वाले एक्सेलरेशन को चेंज करेगी या वेलोसिटी को चेंज करेगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। वो एक्स और जेड में की वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट मिक्स करते हैं, फोर्सेस को या इन जनरल वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में लिखना। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें सारे के सारे चले नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी पॉइंट को मिक्स करते हैं कि ये फोर्सेस या वेक्टर क्वांटिटीज इन जनरल जो हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी वो फोर्स जो एक्स एक्सिस के नाम लग रही है उसका वाई एक्सिस के नाम लगने वाली फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्स एक्सिस के नाम लगने वाली फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा करेगी ऑब्जेक्ट के अंदर, और वाई एक्सिस के नाम लगने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन पैदा करेगी, वो एक्स और जेड को कुछ नहीं कहेगी। आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस पॉइंट कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। So we are almost done with the procedure on how to solve problems using Newton's second law. So let's actually now try and solve some problems. So this is the first problem that I want to solve related to Newton's second law. और ये प्रॉब्लम मैंने HRK की बुक से ही लिया है जो सैम्पल प्रॉब्लम 3.1 है, और इसकी स्टेटमेंट ये है, अ वर्कर W pushes a loaded sled S whose mass is 240 kilogram for a distance of 2.3 meter over the surface of a frozen lake. The sled moves with negligible friction on the ice. The worker exerts a constant horizontal force of 130 Newton as she does so. If the sled starts from rest, what is its final velocity? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि एक वर्कर है जिसको W से रिप्रेजेंट किया गया है इस प्रॉब्लम में, और ये रही वो वर्कर, और ये एक स्लेड ये वाली स्लाइडिंग सरफेस होती है, तो वो इस स्लेड को पुश करती है, और इस स्लेड के ऊपर जो मैस है टोटल वो 240 ग्राम्स है, और वो ये इस स्लेड को पुश करती है 2.3 मीटर्स तक के डिस्टेंस तक। और ये जो पुश कर रही है ये एक फ्रोज़न लेक की सरफेस है, तो इस वजह से जो फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है, इतनी काम कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं।
अब बताया ये गया है कि द वर्कर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 130 न्यूटन। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये देखें कि जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एफ एस डब्ल्यू, जो मैंने यहाँ पे ऊपर अभी आपको बताया था कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को, जिसका मतलब ये है कि एफ एस डब्ल्यू जो है ये वो फोर्स है जो वर्कर स्लेड के ऊपर लगाती है, और वो 130 न्यूटन है। अब बताया ये गया है कि अगर ये स्लेड जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये 2 या 3 मीटर का फासला कवर कर लेगी। तो स्टेटमेंट सिंपल है। और हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से। तो ये हमारा सरफेस है जिसमें हम ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स लेते हैं, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो ये पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट करती है। अब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पूरी स्लेड है जिसका मैस 240 किलोग्राम है, ये रहा वो पॉइंट जिससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एफ एस डब्ल्यू, जो इस स्लेड के ऊपर वर्कर फोर्स लगा रही है एफ एस डब्ल्यू, वो कितनी है 130 न्यूटन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। और ये चूँकि एक ही फोर्स है जो एक्स एक्सिस के नाम लग रही है, तो इसका मतलब है कि इन तीन इक्वेशंस में से हम सिर्फ ये पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमने कैलकुलेट करना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये स्लेड जो है वो इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक आ जाएगी। लेट दिस बी द फाइनल पोजीशन, और ये डिस्टेंस जो है ये t इक्वल्स 2.3 मीटर है। तो हमने फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो जो गिवन डेटा है हमारे पास उसमें जो वी आई है, और इसको मैं वी आई एक्स लिखता हूँ क्योंकि हमारी जो मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये ज़ीरो है, 0 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया था। वी एफ एक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, सही है। और जो डिस्टेंस है वो 2.3 मीटर है। और अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं, और फिर लास्ट चैप्टर में हमने न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, और अब हम उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करेंगे, लेकिन उनमें न्यूटन के लॉज भी यूज़ हो रहे होंगे, और देखें वो किस तरह यूज़ होते हैं। अब हमारे पास वी आई भी है, वी एफ भी है, एस भी है, और हमने कैलकुलेट करनी है वी एफ एक्स। तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकें। जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होती थी, 2ax टाइम्स एस इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वी एक्स वी आई एक्स स्क्वेयर्ड। और इसमें जो वी आई है ये वाली क्वांटिटी, ये वाली हमारे पास ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2ax एस इक्वल्स पी एफ एक्स स्क्वेयर, जो हमें चाहिए। और अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास फोर्स दी हुई है। कितनी है, 130 न्यूटन। तो फोर्स भी दी हुई है और स्लेड का मैस भी दिया हुआ है, तो हम एक्सेलरेशन अब एक्चुअली न्यूटन के दूसरे लॉ से जो अभी अभी हमने पढ़ा है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उस एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा वी एफ एक्स इक्वल्स 2 टाइम्स एस, और एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या करना है, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एम। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, और समेशन का साइन साथ वैसे ही आएगा जो हमें ये बताता है कि हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली सारी फोर्सेस को इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब यहाँ से हम ईज़िली वी एफ एक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इक्वल आएगा 2s समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एम होल स्क्वायर रूट। और अब हम अगर हम वैल्यूज़ क्या सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है, तो ये जो आंसर आता है ये आता है 1.7 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब ये वर्कर उसको 2 या 3 मीटर तक धकेल लेगी तो फिर उसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस पॉइंट के ऊपर वो 1.57 मीटर्स पर सेकेंड होगी। So let's move on and solve another example.
तो दूसरी एग्ज़ाम्पल जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो ये वाली प्रॉब्लम है, और ये 5th एक्सरसाइज़ है हेलिडे रेज़निक और क्रेन की बुक में। और इसकी स्टेटमेंट ये है, in a modified tug of war game, two people pull in opposite directions, not on a rope but on a 25 kilogram sled resting on an icy road. If the participants exert forces of 90 Newton and 92 Newton, what is the acceleration of the sled? तो स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि टग ऑफ वार की गेम में, जो कि अब मॉडिफाई कर दी गई है, आपको पता है कि टग ऑफ वार जो है वो रस्साकशी को कहते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने मॉडिफाई उसको किस तरह किया है कि रस्सी के ऊपर खींचने की बजाय जो रस्सी है वो दोनों तरफ से एक ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है जिसकी मैस 25 किलोग्राम है। और अब उस ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से लोग जो हैं, दो लोग जो हैं वो खींच रहे हैं, और एक शख्स जो है वो 92 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और जो दूसरा है वो 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। हमने ये बताना है कि स्लेड के अंदर जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। एंड फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे कुछ इस तरह कि ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, बल्कि फ्री बॉडी डायग्राम से पहले भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है, और ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। सही है। अब फ़र्ज़ करें कि जो स्लेड है वो इस जगह पे पड़ी हुई है और ये मैंने उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर ली, यानी उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे कौन सा शख्स 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और कौन सा शख्स 92 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये प्योरली आपकी चॉइस है कि आप किस को चूज़ करते हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ और किस को चूज़ करते हैं नेगेटिव एक्स की तरफ। इससे आपके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो आपका आंसर आएगा, जो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी दोनों केसेस में। हाँ, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फ़र्क आ सकता है, और वो प्योरली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लेते हैं, और उससे आपका सवाल गलत नहीं होता। तो लेट मी एक्चुअली टेक 92 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो लेट मी कॉल दिस एफ S1 इक्वल्स 92 न्यूटन। इसका मतलब है कि स्लेड के ऊपर जो पहला शख्स फोर्स लगा रहा है वो टुवर्ड्स राइट है, और उसको मैं 92 न्यूटन कह रहा हूँ। सिमिलरली जो स्लेड के ऊपर दूसरा शख्स फोर्स लगा रहा है वो उसको मैं FS2 कहता हूँ, और वो है 90 न्यूटन। सही है। और बस यही दो फोर्सेस हैं, वाई एक्सिस के अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। यानी अब हमने क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करना है, और वो हमें क्या बताता है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स mass of the object times acceleration produced along x axis। अब समेशन एफ एक्स को आपने देखना है कि ये सारी फोर्सेस का सम है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं। तो सारी फोर्सेस में से ये वाली जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास FS1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, FS2 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, तो नेगेटिव साइन, और ये रहा FS2 इक्वल्स मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, और वो कितनी है 25 किलोग्राम्स टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। अब FS1 जो है ये कितनी है 92 न्यूटन, जो FS2 है वो है 90 न्यूटन, तो ये रहा न्यूटन इक्वल्स 25 किलोग्राम्स टाइम AX, और यहाँ से जो AX आएगा वो है 2 न्यूटन डिवाइड बाई 25 किलोग्राम्स। ये 2 न्यूटन 92 माइनस 90, तो यहाँ से जो हमारे पास AX आता है वो आता है 0.08 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला एक्सेलरेशन जो है ये प्रोड्यूस होगा इस स्लेड के अंदर। किस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगा, वो सिंपली एक्सेलरेशन के साइन से आप देख लें कि क्योंकि जवाब जो है वो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। अगर आप 92 न्यूटन को इधर ले लेते और 90 न्यूटन को राइट की तरफ ले लेते तो फिर आंसर यही आता 0.08 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर।
लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन होता जो ये बताता कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये सवाल भी आपका इस तरह भी आप करते तो बिल्कुल सही होता, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनमें नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और डायरेक्शन जो है वो प्योरली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे डिफाइन किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इतना स्ट्रेस और इसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं कर सकता कि आपको यकीन आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं हमेशा यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच मीन्स कि हमारे पास फ्रीडम है इसको चूज़ करने में। और जब तक आप ये लॉज सही अप्लाई करते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपने चूज़ किया है, आपका जवाब गलत नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस, जस्ट डोंट फॉरगेट दिस। आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन इट कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स के अंदर, कि हम किस तरह अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, एंड इट्स प्योरली माई चॉइस। अगर मैं इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और आप अपनी मर्ज़ी से कोई किसी और तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी आप पॉजिटिव एक्स को इधर की बजाय इधर ले लें और आपका जवाब फिर भी सही आएगा। जस्ट डोंट वरी कि मेरा आंसर क्या आया है। मेरा आंसर ऐसा इसलिए आया है क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा इसलिए चूज़ किया है। आप इसको अंडरस्टैंड करें और फिर अपनी मर्ज़ी से कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करें और देखें कि आपका आंसर क्या आता है, और आपका आंसर आपका डिफ़ाइन करदा कोऑर्डिनेट सिस्टम में सही आएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। रिमेंबर इट एंड नेवर फॉरगेट इट।